आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को लेकर के आज हम बात करेंगे, वो भी क्लास कहा जाए तो 6 क्लास 6 का चैप्टर 1 को लेकर के हम बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि कब क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये चैप्टर 1 का नाम है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आज हम प्राचीन के बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ था प्राचीन काल में और कब, कौन सा समय था और कहाँ पर हुआ था और किस तरह से मतलब है जो कि प्राचीन काल में हमें साक्ष्य प्राप्त होते तो किस तरह लोग रहते थे और कैसे हुआ। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि हमें है जो कि प्राचीन काल से मोहरें प्राप्त हुई हड़प्पा सभ्यता से, नर्तकी की मूर्ति वो भी कांसे की प्राप्त हुई, और कहा जाए तो एक दाढ़ी वाले बाबा, और भी बहुत सारे खिलौने के रूप में हमें प्राप्त हुई बहुत सारी मूर्तियाँ, जैसे कि मौर्य काल की हो गई, गुप्त काल की हो गई, और कहा जाए तो जैसे कि बहुत प्राचीन काल जब प्रागैतिहासिक काल में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें पत्थरों पर कहा जाए तो चित्रकारी देखने को मिलती। तो प्राचीन मतलब जो कि बहुत पुराना हो, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इतिहास क्या होता है। कि सबसे पहले तो हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास का अर्थ ही होता है कि भूतकाल की घटनाएं, मतलब जो पीछे हो चुकी, जो पास्ट में हो चुकी हैं घटनाएं, उन चीज को मतलब उन चीज़ों का अध्ययन करना होता है, मतलब इतिहास। और यह बताता है कि लोग कैसे रहते थे, मतलब तब के लोग, अगर हम बात करें जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में जो मतलब लोग, हाँ, गुफाओं में रहा करते थे, जो मतलब अखेटक खाद्य अखेटक थे। तो वो लोग कैसे रहते थे, हड़प्पा सभ्यता में कैसे रहते, क्या खा मतलब है क्या खाते थे, यहाँ पर खाते होगा, हाँ। तो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इन सब चीज़ों को जानना होता, क्या चीज़ यूज़ करते थे वो लोग और कहाँ पर रहते थे, ये सारी चीज़ें हमें इतिहास से पता चलती हैं। इतिहास में अगर हम बात करें तो हमें उस समय के समाज के बारे में पता चलता, सांस्कृतिक विचार उनके किस तरह के थे। इस चीज़ से हम इतिहास से जान पाते हैं कि जैसे हम हड़प्पा सभ्यता में बात करते हैं कि 2 मंजिला के मकान थे, तो उनकी इकोनॉमिक्स कंडीशन जो कि अच्छी रही होगी। और जैसे हम बात करें तो हमें एक मतलब महिला की है कहा जाए मूर्ति प्राप्त होती, जिसके मतलब गर्भ से एक पौधा निकलते हुए। तो ऐसा भी माना जाता है कि शायद वहाँ औरतों की कहा जाए तो रिस्पेक्ट होती थी, या जो पितृ सत्तात्मक ना होकर के मातृ सत्तात्मक व्यवस्था होती थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, उनके समाज को लेकर के पता चलता है। तो इतिहास का यही होता है कि हम भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हाँ, साथ ही साथ लोग क्या करते थे, क्या है खाते थे या क्या पहनते थे और कैसे समाज में रहते थे, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना ही होता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि अब इसमें देखिए फ़ोटो में कि लोग किस तरह रहते थे। जैसे हम पहले देखते हैं कि लोग बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे, ऊँट बड़े-बड़े होते थे यात्रा करने के लिए। तो इनसे हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने के लोग इस तरह करते हैं। वैसे हम देखते हैं कि कुछ ही मतलब मान लो तो 30-40 साल पहले भी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती थी। परंतु अगर हम बात करें तो पिछले ज़माने के लोग क्या इसी चीज़ का इस्तेमाल करते थे, या उनके लिए कुछ और भी, या वो लोगों उन लोगों ने अपने लिए कोई और व्यवस्था रखी हो। तो ये सारी चीज़ें इतिहास में हमें पता चलती। अब उनके मकान कैसे थे, वो लोग बाज़ार में कैसे रहते, उनके पहनावे कैसे थे, तो इस चीज़ से हमें पता चलता है, वो भी इतिहास से। अगर इतिहास की हम जब बात करते हैं, तो अगर हम बात करें तो कब, कहाँ। अब इसमें क्या है कि कब, कहाँ का मतलब ये है कि घटनाएँ कब हुई, इसका हमें है पता करना चाहिए कि जो घटनाएँ हैं ये कब हुई। तो यहाँ हमें समय की समझ देता है, मतलब कब का मतलब ये होता है कि ये अगर आप मान लो जैसे कि अशोक का स्तंभ है, वो कितने वर्ष पुराना है। तो जब अशोक है मतलब कहा जाता है कि वो जब मतलब बौद्ध धर्म को है मतलब है अपना लिए थे, तब उन्होंने अशोक स्तंभ को बनवाया था। शायद 2500 हो गए हैं, 2500 वर्ष। तो अगर हम है देखेंगे तो कब हुआ, तो इससे हमें डेट का पता चलता है या समय का पता चलता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, बहुत सारे कहा जाए तो पुरातत्वविदों ने क्या बताया है कि 2500 ईसा पूर्व हो पहले थी, 6000 ईसा पूर्व थी। तो इसका अभी तो पूरी तरह से सच नहीं, परंतु हम एक अनुमान लगाते, समय का पता लगाते कि हाँ ये चीज़ कब हुई। अभी हम यही ले लें कि भारत आज़ाद कब हुआ था, तो इसका हम पता लगा सकते कि हाँ 1947 में आज़ाद हुआ था, वो भी 15 अगस्त के दिन।
तो घटनाएं कहाँ हुई, तो हमें भूगोल से भी जोड़ता है कि जो घटनाएं हैं वो कहाँ हुई। जैसे कि अगर हम देखें, असहयोग आंदोलन है ये कहाँ पर हुआ। और हम जैसे आज ही के टाइम देखें तो जैसे युद्ध होता भी हमने ये देखा होगा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ है, तो युद्ध जो कि हम देखते हैं कि बॉर्डर के है पास में होता है। और पाकिस्तान ने कहा जाए तो जम्मू कश्मीर पर है, मतलब लोगों को मरवा दिया था। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि हाँ इस स्थान पर ऐसा हुआ था। तो हम ऐसे ही देखते हैं कि जो भी है चीज़ें हैं कि ये हमें भूगोल से भी जोड़ती है। तो कहाँ हुआ, तो इससे हमें ये पता चलता है। फिर अगर हम बात करें तो जैसे हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी, सिंधु नदी के किनारे थी, ये पता चलता। आर्य कहाँ पर, सरस्वती के क्षेत्र पर आए थे, ये पता चलता। वहीं मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मगध जो कि बिहार में फैला हुआ था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कहाँ हुई थी। अब जैसे इतिहास में हम पुराना देखते, वैसे मैंने आज ही का एग्जाम्पल, मतलब आस ही पास का एग्जाम्पल दिया कुछ समय पहले, परंतु हम सबसे पुराने देखें तो हम सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं। बहुत मतलब सिंधु नदी के पास में थी, इसीलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे। सरस्वती जो मतलब है क्षेत्र में आर्य आए थे, जो ईरान से आर्य आए थे, तो उसी एरिया में बस गए थे। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जो दक्षिण वाले एरिया है वहाँ तक कुल कहा जाता है कि मतलब जो वेद है वो नहीं पहुँचे थे। तो इससे पता चलता है कि वो लोग सरस्वती रिवर के आसपास ही रहे होंगे। जैसे अब हम ये देखते हैं, इसमें देखो कि जैसे कि हम देखते हैं अंग, ये मतलब 16 महाजनपदों का है। तो हमें पिछला पता चलता है कि अंग कहाँ था, विदेह कहाँ था, वही वत्स कहाँ था, पंचाल कहाँ था, कुरु कहाँ था, सैल कहाँ था। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि ये चीज़ें कहाँ पर थी उस वक्त। मगध नहीं है शायद, कहाँ है मगध, हाँ तो ये मालवा वाला, ये कलिंग, हाँ ये कलिंग वाला जिस पर अशोक ने विजय पाई थी और उनका जो कि कहा जाए तो हृदय परिवर्तन हुआ था। चोल वाला एरिया द्रविड़, द्रविड़ जो कि हम मंदिर कला में देखते हैं, द्रविड़ कला और नागर शैली, द्रविड़ शैली। तो हाँ, तो हम यही बता रहे थे कि जो जो मतलब कहा जाता है जो स्थल होता है या कहाँ हुआ, तो इससे हमें पता चलता है। भौगोलिक तौर से भी हम जुड़ते हैं। अब हम अगर बात करें तो इतिहास के स्रोत में हमें क्या क्या प्राप्त होता है या स्रोत क्या होते हैं इतिहास के। तो हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में हमें कांसे की मूर्ति प्राप्त होती है, एक दाढ़ी वाले पुरुष की। और पशुनाथ जो कि मुहर एक प्राप्त होती है, बहुत सारे मृद भांड प्राप्त होते हैं। तो ये इतिहास के स्रोत है जिससे हमें पता चलता है कि तब के लोग क्या क्या यूज़ करते थे, क्या क्या है मतलब खाते थे, इन सारी चीज़ों का पता चलता है। जैसे हमें लिखित भी पता चलते हैं, लिखित तौर पर हमने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा होगा। तो जैसे ताम्रपत्र मिलते हैं, शिलालेख, पांडुलिपि, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। पुरातात्विक स्रोत में अगर हम देखें तो मिट्टी के बर्तन, औजार, सिक्के, हड्डियाँ। और मौखिक स्रोत में लोकगीत, कथाएं, परंपराएं अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि दिवाली मान लो, ये परंपरा बहुत पहले से चलती आ रही है। तो ये एक परंपरा होगी। कथाएं हो गई, जैसे रामायण महाभारत, ये सारी कथाएं हैं, ये चलती आ रही। लोक गीत हो गए, ये भी है कहा जाए तो चलते आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी मौखिक स्रोत के रूप में हो गई। वहीं हम पुरातात्विक स्रोत में देखते तो मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से हमें मृद भांड प्राप्त होते हैं। और औजार भी, औजार जो कि हम अगर प्रागैतिहासिक काल में जाएँ तो पत्थर के वो औजार बनाते थे, तो ये प्राप्त होते हैं। सिक्के हमें प्राप्त होते हैं मोहनजोदाड़ो से, गुप्त काल के प्राप्त होते हैं। और कहा जाए तो मुगल साम्राज्य के भी हमें, और हड्डियाँ, जिससे कहा जाता है कि इतिहास मतलब कितने पुराने साल की हड्डियां हैं या कितने साल पुराने जो हड्डियों के स्रोत हैं, ये पता चल जाता है। तो लिखित भी हमें प्राप्त होते हैं और पुरातात्विक भी। अब जैसे इसमें ही हम देख लें तो जैसे अशोक का स्तंभ हमें मिला है, इसे हम क्या कहेंगे, पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। इसे भी हम पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। ये मृद भांड हो गया। और वहीं पर ये देखो, इन्हें मतलब सिक्के बोलते हैं। ये पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम देख सकते हैं। फिर हम है देखते हैं यदि लिखित स्रोत के रूप में, ये पांडुलिपि हो गई,
ये शिलालेख हो गया। शिलालेख जो कि पत्थर पर उकेरे जाते हैं, जिससे कि मतलब वो मिटारे ना जा सकें। और वहीं पांडुलिपि, जैसे कि बहुत, अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर लें तो हमने देखा होगा कि जो वेद हैं वो पांडुलिपि पर ही मिले हुए हैं। तो उनका संकलन किया गया था और उन्हीं से, जो कि आज जो वेद की बुक लिखी है, तो मतलब उन्हीं के द्वारा लिखी गई। ये इसी टाइप के पेज मिलते थे। और जो बौद्ध धर्म में पांडुलिपि लिखी जाती थी तो इसी टाइप में होती थी। वहीं अशोक के शिलालेख में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अशोक के शिलालेख में इस चीज़ का उपयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं इतिहास का अध्ययन कैसे करते हैं। अब इतिहास का अध्ययन मतलब है कैसे किया जाता है, तो हमारे जो पुरातत्ववेत्ता हैं, जिन्हें हम एक हाँ, तो जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं, तो इन्हें हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, पुराने जो भी अवशेष होते हैं उनकी खुदाई करते हैं। मतलब अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं कि जो मोहरे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि अंदर है, मिट्टी में अंदर दबी हुई थी, तो उनकी खुदाई करके ये लोग उन साक्ष्यों को निकालते हैं। इतिहासकार, वो लोग क्या करते हैं, परमाणु का अध्ययन करते हैं। मतलब ये है कि जो भी उन्हें चीज़ मिलती है, उनका मतलब कुछ, जैसे कि हड्डी मिली मान लो, तो उसका कार्बन कार्बन 14 के द्वारा क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और फिर उसके बारे में पता लगाया जाता है कि 1500 साल पुरानी है, 2500 साल पुरानी है। तो इससे ये पता लगता है कि ये कितने साल पुरानी है। फिर अगर हम बात करें तो तिथि निर्धारण से पता चलता है कि वो कितनी साल पुरानी है, और वस्तु की मतलब कितने साल पुरानी है, तिथि निर्धारण। अब अगर मान लो जैसे कोई हड्डी मिली, मान लो सिविलाइजेशन सभ्यता की हड्डी मिली, और क्या हुआ कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने, मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने खोजा। इतिहासकारों ने परमाणु जो कि C14, कार्बन 14 जिससे बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके पता लगा लिया कि ये जो कि हड्डी है, ये हड़प्पा सभ्यता की है, या कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की है। हाँ, सभ्यता की है। तो इसमें क्या होगा कि इससे पता चलेगा कि ये हड़प्पा सभ्यता की है। फिर इससे क्या होगा कि ये निर्धारण करेंगे इससे, और थोड़ा बहुत निकाल करके तिथि निकालेंगे कि हाँ ये 2500, एक सेकेंड, यहाँ पर ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है। हाँ, 2500 ईसा पूर्व है। इससे क्या पता चलेगा, 2500 ईसा पूर्व है। तो इससे है तिथि का निर्धारण हो जाता है। वस्तु कितनी पुरानी है, 2500 ईसा पूर्व। अब मान लो, और समझ लो, अब है निकाला तो इधर के है, मान लो इधर के कितने, इधर के भी 2000 मान लो, तो 2 20 4500 ईसा, मतलब 4500 ईस्वी मान सकते हैं। तो इतना मतलब इससे है वस्तु की पुरानी होने का ये भी सब पता चल जाता है। जैसे हम देखते हैं जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो खुदाई करते हैं। जैसे ये देखो मिला है, मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये देखो हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन, घर के मकान, यहाँ पर से खुदाई की गई है और घरों के मकान, ये सारी चीज़ें खोदी गई हैं। पत्थर हो गए। फिर हम आते हैं इतिहास और समय रेखा। अब इतिहास में हमें क्या पता चलता है और समय रेखा है कैसे पता चलती है, तो घटनाओं को समझने के लिए कार्यक्रम जारी होते हैं। कालक्रम होगा शायद यहाँ पर। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि घटनाओं को जानने के लिए कालक्रम जो कि जरूरी होता है। जो कि हमारा कालक्रम जो है कि ये कितने काल की है, ये पता चलता है घटनाओं को समझने के लिए। और कितनी ईसा पूर्व है, अगर ईसा पूर्व होती है तो उसे हम BCE, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो वैदिक साहित्य हमें पता चलता है, हड़प्पा सभ्यता पता चलता है, तो उसमें BCE का प्रयोग होता है। वहीं अगर हम बात करें तो गुप्त काल की, या हम कहें तो जो दिल्ली सल्तनत है उनके बारे में पता होता है, तो ईस्वी या CE का प्रयोग किया जाता है। इससे हमें पता चलता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो कि 2600 BCE,
और वहीं पर हाँ अशोक जो कि 273 से लेकर के 232 BCE का प्रयोग किया जाता है। शायद ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं इतिहास से हमें क्या सीख मिलती है। अब इतिहास से हमें क्या सीख मिलेगी। अब हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें हड़प्पा सभ्यता, मान लो हड़प्पा सभ्यता वहाँ की जो कि कहा जाए ग्रिड पैटर्न और जो उनकी सड़कें थी पक्की ईंटों के, उनके घर के मकान थे और जो कहा जाए उनकी नाली की जो व्यवस्था थी वो एकदम ही कहा जाए तो बहुत ही अच्छी, जो कि आज के हम तौर पर देखें तो गुरुग्राम जैसा एरिया है वहाँ पर हमें देखने में सिंगापुर हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े जो कि शहर होते हैं वहाँ पर उन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो इतिहास से हमें सीखना चाहिए कि हाँ हम ऐसी नालियाँ बना सकते हैं। और कहा जाए तो हम अशोक सम्राट के बारे में जानते हैं तो उनका जो कि राजनीतिक तौर पर मतलब कार्य करना या धर्मनिरपेक्षता उनकी, तो उनसे हम ये सारी सीखें ले सकते हैं। हम जो हमारा इतिहास है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और जो इतिहास में हमने गलती की है उसे हम आगे चल कर के सुधार भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतिहास से सीखनी होती है, तो अतीत से हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सभ्यता के विकास और गलतियों को समझने में मदद मिलती है। जो भी हम पिछले जो हमारे कहा जाए तो पूर्वजों ने या हम कहा जाए बहुत पुराने लोगों ने गलती की है वो हम आगे चल के गलती नहीं कर रहे, क्योंकि इतिहास से हमें ये पता चलता है और हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। मतलब जो हमारी जड़ें हैं जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वेद, जो वैदिक साहित्य हैं मान लो, तो जैसे हमें वेद प्राप्त होते तो उनसे हम क्या करते हैं कि उनसे हम ज्ञान लेते, तो ये सारी चीज़ें एक कनेक्शन होती हैं। तो हम अपनी मतलब जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनसे भी जुड़ते रहें। अब हम देखें तो इतिहास केवल तारीखों का संग्रह नहीं है कि हाँ हम देख लिए कि हड़प्पा सभ्यता इतने साल पुरानी है, अशोक सम्राट इतने साल पुराने हैं, गुप्त काल थे और मुगल सल्तनत जो कि इतने साल पुरानी है, तारीखों में संग्रह कर लिया, कुछ उनसे सीखा नहीं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी इतिहास नहीं है। और यह मानव जीवन की यात्रा की कहानी भी है एक, कि मान लो कि जब होमोसेपियंस ये लोग थे तो कैसे चल मतलब है कैसे अब मनुष्य पहले जो कुछ था और आज जा कर के क्या है। तो इससे हमें मतलब ये पता चलती है कि मानव का जीवन कितनी यात्रा करते हुए आया। पहले उसके पास में कागज़ नहीं थे, पांडुलिपि थी, फिर धीरे-धीरे वो आगे कहा जाए डेवलप हुआ, फिर उसके बाद में कागज़ आए, फिर कागज़ इतने महँगे थे, फिर धीरे-धीरे आज कागज़ इतने सस्ते। तो ऐसे ही मतलब डेवलप मतलब मान सकते हो कि जीवन यात्रा का पता चलता है। और क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये 4 प्रश्न इतिहास की समझ की कुंजी होती है कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस तरह हुआ था। ये इतिहास की मेन कुंजी मानी जाती है। अगर आप ये चीज़ जान गए तो इतिहास को मतलब समझ ही गए पूरी तरह से। थैंक यू सो मच।